वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर में स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने राष्ट्रीय आय और इसकी अवधारणाएं ये वाला चैप्टर शुरू करवाया था, जिसमें हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा को लिया था और उसमें हमने प्रारंभिक परिभाषाओं में मार्शल पिगू फिशर की परिभाषा को लिया था और आधुनिक दृष्टिकोण में हमने साइमन कुजनेट्स और भारत की राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा दी गई परिभाषा को लिया था। और हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है उन सभी के बाजार मूल्यों के योग को कहते हैं, जिसमें विदेशी आय को भी शामिल किया जाता है। अब हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को लेते हैं। राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं, जिसको हम कंसेप्ट्स कहते हैं, उनमें सबसे पहला कंसेप्ट या सबसे पहली अवधारणा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी भी देश की आर्थिक क्षमता को बताता है। इसका तात्पर्य है किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित होती हैं, उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें हम विदेशी आय को भी शामिल करते हैं। चूँकि इसमें देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य शामिल होता है, ऐसी स्थिति में कभी कभी इसे अर्थव्यवस्था की समस्त पूर्ति भी कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं। इसमें हम मध्यवर्ती वस्तुओं या अर्धनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही उपभोग अंतिम रूप से किया जाता है। उनका न तो पुनः विक्रय किया जाता है और न ही पुनः उत्पादन किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं वे वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका पुनः विक्रय भी किया जा सकता है, जिनका पुनः उत्पादन में प्रयोग भी किया जा सकता है। तो अतः इसमें हम जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं। फिर इसमें चूँकि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं और उन्हें अलग अलग इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि अगर हम लोहा और इस्पात का उत्पादन लेते हैं तो उसे हम टनों में व्यक्त करेंगे, दूध का उत्पादन लेते हैं तो उसे हम लीटर में व्यक्त करेंगे, कपड़ा मीटर में आएगा, सड़क जो है वो किलोमीटर में आएगी। विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वो घंटों में आएगी या दिनों में आएगी। तो सबकी इकाइयाँ अलग अलग होने के कारण इनका जो सामूहिक जोड़ करना है या समग्र जोड़ करना वो बहुत मुश्किल होता है। अतः हम इन सभी का जोड़ मुद्रा के सामान्य मापदंड में व्यक्त करते हैं और इसीलिए हम इसे बाजार मूल्यों के रूप में मापते हैं। अब जीएनपी में हम क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें प्रमुख बातें हैं, उसको हम लेते हैं। सबसे पहली बात कि जीएनपी की गणना मुद्रा में की जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की इकाइयां अलग अलग होती हैं, अतः उनका समग्र योग करना मुश्किल होता है। अतः मुद्रा में इन सभी का योग करना आसान होता है। मुद्रा इन सभी का जो है सामान इन मापदंड होती हैं। तो जीएनपी की गणना के लिए हम मुद्रा में इसकी गणना करते हैं। दूसरा जो बिंदु है वह है कि इसका संबंध जो है वह किसी वर्ष विशेष के उत्पादन से है, यानी कि किसी एक वर्ष की अवधि में कितना उत्पादन होता है उससे मतलब है। जैसे कि अगर हम 2019 का ले रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 2019 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी कि उस पूरे वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई उन्हीं को हम शामिल करेंगे। उससे पहले वाले वर्ष में जो वस्तुएं उत्पादित हुई हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे। तीसरी बात इसमें कि जीएनपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही शामिल किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही जो है उपभोग किया जाता है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं या अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं, उनका हम मूल्य इसमें शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं का और आगे प्रयोग होना होता है, चाहे वह उत्पादन के रूप में उनका प्रयोग किया जाए या उनका पुनः विक्रय किया जाए, अतः उनको हम शामिल नहीं करते हैं। चौथा बिंदु है कि इसके अंतर्गत हम मुफ्त प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं, यानी कि इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है, क्योंकि जो भी मुफ्त प्राप्त वस्तुएं और सेवाएं हैं या जो अनार्थिक क्रियाएं हैं, जिनमें कि या तो पारिवारिक स्नेह के कारण वस्तुएं और सेवाएं दी जाती हैं या परोपकार की दृष्टि से दी जाती है, तो उन चीज़ों को हम इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि उसके बदले में किसी तरह का आर्थिक विनिमय नहीं होता है। अगला बिंदु है, जीएनपी की गणना में हम अनुत्पादक सौदों को शामिल नहीं करते हैं। अनुत्पादक सौदों यानी कि ऐसे सौदे जिनके बदले में अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का, किसी भी वस्तु का, किसी भी सेवा का कोई उत्पादन नहीं होता। जैसे वित्तीय सौदे हम लेते हैं, वित्तीय सौदे में जैसे कि शेयर्स का क्रय विक्रय, तो शेयर्स को खरीदने और बेचने के जो कार्य किए जाते हैं, उससे अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता। इसी तरह से पुरानी वस्तुओं को बेचने के जो सौदे किए जाते हैं, उसमें भी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता। अतः इन अनुत्पादक सौदों को हम जीएनपी की गणना में शामिल नहीं करते हैं। छठा बिंदु है, जीएनपी में हम हस्तांतरण भुगतान, पूंजीगत लाभ हानि और अवैधानिक गतिविधियों से प्राप्त आय को भी शामिल नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा बेरोजगारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि बेरोजगारों को जैसे भत्ता दिया जाता है, विधवाओं को पेंशन दी जाती है और जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको पेंशन दी जाती है। तो इस प्रकार की जो सहायता की जाती है या इस प्रकार की जो आय लोगों को प्राप्त होती है, उसको हम हस्तांतरण भुगतान के रूप में जानते हैं। तो इनके बदले में अर्थव्यवस्था में कोई उत्पादन नहीं होता किसी तरह का, तो इसको हम राष्ट्रीय जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। फिर है पूंजीगत लाभ हानि, कि किसी पूंजीगत संपत्ति को बेचने से अगर कोई लाभ होता है तो उससे जो इनकम है या कोई हानि होती है तो उसको भी हम शामिल नहीं करते, क्योंकि उसमें भी किसी प्रकार का कोई उत्पादन अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। इसके अलावा अवैधानिक गतिविधियों से प्राप्त आय को भी शामिल नहीं करते। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करके कोई आय प्राप्त कर लेता है, कोई डकैती डालकर वस्तुएं प्राप्त कर लेता है या तस्करी के माध्यम से जो है इनकम प्राप्त करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, तो इससे जो आय उसको प्राप्त होती है उसको भी हम जीएनपी के अंतर्गत यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। फिर है जीएनपी जो है वो अर्थव्यवस्था में वस्तु प्रवाह को व्यक्त करता है। और नेक्स्ट है इसमें कि जीएनपी में विशुद्ध विदेशी आय शामिल होती है, यानी कि विदेशों को चूँकि हम निर्यात करते हैं और उनसे वस्तुएं आयात भी करते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वह विदेशी आय के रूप में होता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि अगर हमारे निर्यातों का मूल्य अधिक है तो ऐसी स्थिति में जीएनपी में वृद्धि हो जाएगी, और अगर निर्यातों की तुलना में आयातों का मूल्य है तो विदेशी आय की ऋणात्मक होने के कारण जीएनपी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये जो देखते हैं कि विदेशी आय जो है वो जीएनपी में शामिल होती है, जो उसको प्रभावित करती है। अब हम लेते हैं कि अगर हमें जीएनपी का माप करना है, उसका मेज़रमेंट करना है, उसकी गणना करनी है, तो हम उसकी गणना कैसे करेंगे। अब हम लेते हैं जीएनपी का माप।
जीएनपी का जो माप है, मेज़रमेंट है, वो 3 अलग अलग आधारों पर किया जा सकता है, किंतु हम देखते हैं कि उसमें मौद्रिक मूल्य जो है तीनों आधारों में एक सा होता है। सबसे पहले हम लेते हैं बाजार मूल्यों पर कुल उत्पादन दृष्टिकोण, जिसको हम GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस विधि के अंतर्गत देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं जो कि अंतिम है, यानी कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, उन सभी के वार्षिक उत्पादन को बाजार मूल्यों पर हम जोड़ लेते हैं। इसमें हम मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं, यानी कि GNP/MP इज इक्वल टू, यानी कि बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सार्वजनिक उत्पादन का मूल्य प्लस निजी उत्पादन का मूल्य प्लस सभी आर्थिक सेवाओं का कुल मूल्य, इन तीनों को जोड़ लिया जाता है। तो उत्पादन दृष्टिकोण पर आधारित GNP का माप इस तरह से किया जाता है। दूसरा हम लेते हैं कुल व्यय दृष्टिकोण पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। व्यय दृष्टिकोण के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को जोड़ा जाता है। अब व्यय कितनी तरह का होता है? इसमें 4 प्रकार का व्यय शामिल होता है। सबसे पहले है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कुल उपभोग व्यय। कुल उपभोग व्यय, इसमें दैनिक उपभोग व्यय जो देश के लोगों और परिवारों द्वारा दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर व्यय किया जाता है, जिसमें कि हम जैसे रोटी है, दूध है, ईंधन है, सब्जी है, इन पर जो व्यय किया जाता है। दूसरा टिकाऊ वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है, जिसमें पंखा, फ्रिज, कार आदि वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया आदि वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है। इसी तरह से सेवाओं पर व्यय, जैसे कि डॉक्टर की फ़ीस है, वकील की फ़ीस है, अध्यापक को वेतन है, या मनोरंजन पर जो भी हमने खर्च किया है, अध्यापक पर जो भी खर्च किया है, उन सभी व्ययों को हम वार्षिक आधार पर जोड़ लेते हैं और इस तरह से हम GNP की गणना करते हैं। जो है दूसरा जो व्यय है वह है सकल निजी विनियोग, यानी कि इन्वेस्टमेंट, इसके अंतर्गत हम समस्त निजी उत्पादकों द्वारा वर्ष के दौरान स्थिर विनियोगों, मशीनों, यंत्रों एवं कारखानों में विनियोगों पर जो भी व्यय किया जाता है एवं आय अर्जित करने वाली संपदाओं पर जो कुछ भी वार्षिक व्यय होता है, उन सभी व्ययों को हम जोड़ लेते हैं, जिससे कि हमें इन्वेस्टमेंट पर होने वाला व्यय प्राप्त हो जाता है। तीसरा हम इसमें लेते हैं सरकारी व्यय, जिसको हम G से डिनोट करते हैं और जिसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में जानते हैं। इसमें सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर जो कुछ भी व्यय किया जाता है, उसको वार्षिक आधार पर जोड़ लिया जाता है, चाहे वह व्यय उपभोग से संबंधित हो, चाहे उत्पादन से संबंधित हो। लेकिन इसके अंतर्गत हम हस्तांतरण भुगतानों को नहीं जोड़ते, क्योंकि स्पष्ट है हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान हैं जो सरकार के द्वारा लोगों को दिए जाते हैं, किंतु उनके बदले में अर्थव्यवस्था में कोई भी उत्पादन कार्य नहीं किया जाता है, अतः उनको हम शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं विशुद्ध विदेशी विनियोग, जिसको हम X-M के रूप में जानते हैं। X का मतलब है एक्सपोर्ट्स और M का मतलब है इंपोर्ट्स, यानी कि निर्यात माइनस आयात। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक निर्यात मूल्यों में से आयात मूल्यों को घटाया जाता है, यानी कि
सबसे पहले हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ले लिया, फिर हमने इन्वेस्टमेंट को ले लिया, फिर हमने सरकारी एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ले लिया। और अब जब हम विशुद्ध विदेशी विनियोग की बात करते हैं तो हम कुल वार्षिक निर्यातों में से कुल वार्षिक आयात मूल्यों को घटा देते हैं। तो जो शेष रहता है उसको हम इन सब में जोड़ देते हैं। अब अगर हमारा निर्यात मूल्य अधिक है तो जीएनपी में वृद्धि होगी, किंतु अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्यों से कम है यानी कि आयात मूल्य अधिक है तो ऐसी स्थिति में जीएनपी में कमी होगी। यानी कि विदेशों से प्राप्त आय निर्यातों के अधिक होने पर धनात्मक होती है और निर्यातों की तुलना में आयातों के अधिक हो जाने पर वह ऋणात्मक रहती है। तो अगर विदेशी विनियोग से आय विशुद्ध विदेशी विनियोग से जो हमारी आय है वह अगर धनात्मक है तो जीएनपी में वृद्धि हो जाएगी, और अगर ऋणात्मक है तो जीएनपी में कमी हो जाएगी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कुल मिलाकर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल पारिवारिक उपभोग व्यय प्लस सकल निजी विनियोग प्लस कुल सरकारी व्यय प्लस विशुद्ध विदेशी विनियोग व्यय, यानी कि जीएनपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम व्यय के दृष्टिकोण से जीएनपी की गणना करते हैं, यानी कि इसमें हम कुल उपभोग व्यय, कुल सरकारी व्यय, कुल विनियोग व्यय और विशुद्ध विदेशी विनियोग इन सब को शामिल करते हैं। जो है इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।